इतना कुछ करने के बावजूद भी हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे और डाउनवर्ड जा रही थी। इकोनॉमी के जो रिजर्व हैं, फॉरेक्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वो डिक्लाइन होता जा रहा था। जो इकोनॉमी का जो डेट बर्डन है वो इंक्रीज होता जा रहा था। इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होता जा रहा था। तो गवर्नमेंट को लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो हमारी इकोनॉमी और डिस्ट्रॉय हो जाएगी। आज जैसे श्रीलंका और पाकिस्तान की इकोनॉमी है, नेपाल, बांग्लादेश, ये तो सब तो आप देख ही रहे, तो इंडिया भी उसी कैटेगरी में खड़ा हो जाएगा। तो इसी वजह से डिसीजन लिया गया कि हमें कहीं ना कहीं अपने पॉलिसीज़ में चेंज करने की ज़रूरत है। दैट इज़ वाई हम इसको बोलते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी बोलते हैं और या न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। और ये न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किसके प्रेजेंस में आया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। और उसमें जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। ये पीएम थे। और जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इन्होंने अप्रोच किया किसको अप्रोच किया? IBRD, इंडस्ट्रियल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, सॉरी इंटरनेशनल बैंक, यस, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आज इसको किस बैंक के नाम से जानते हैं? वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने IMF और वर्ल्ड बैंक को अप्रोच किया कि मुझे कुछ अमाउंट लोन दे दीजिए जिसके वजह से हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करेंगे। पहले तो दिया नहीं लोन। उन्होंने कहा कि अगर आपको लोन चाहिए तो हमारे कुछ कंडीशंस आपको फुलफिल करने पड़ेंगे, अदरवाइज मैं आपको लोन नहीं दूंगा। इसीलिए ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुआ है इंडिया में, वो फ्रीली इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। फ्रीली समझते हैं? फ्रीली का मतलब आप जैसा सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ है। आपको प्रेशराइज किया गया है कुछ पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो उन्होंने साफ बोल दिया, किसने? IMF ने, ठीक है, और वर्ल्ड बैंक ने साफ बोल दिया कि ठीक है हम आपको लोन दे देंगे, लेकिन आपको कुछ कंडीशंस हमें आपको माननी पड़ेगी। जो चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, क्या पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में? 1951 में इंडिया में लाइसेंसिंग पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया गया था कि अगर कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करता है तो गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा, बिजनेस को एक्सपेंड करता है तो भी गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा, और अगर डाइवर्सिफाई करता है, डाइवर्सिफाई का मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने कहा आपको पहले इसको हटाइए, लाइसेंसिंग सिस्टम को हटाइए, राइट। फिर उन्होंने कहा पब्लिक सेक्टर्स को कि आपके पास बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज है, अपने बर्डन को क्या कीजिए? कम कीजिए। तो रोल को डिक्रीज करने के लिए बोला उन्होंने। तो ऐसे बहुत सारे पॉलिसीज थे जिन्होंने IMF ने बोला कि आप अगर चेंज करेंगे तभी हम आपको लोन देंगे, अदरवाइज लोन नहीं देंगे। तो जब इंडिया ने उनके कंडीशंस को माना तब जा करके $7 बिलियन का लोन दिया। किसको? इंडिया को। किसने दिया? IMF एंड वर्ल्ड बैंक ने। तो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट वर द रीजंस फॉर इंट्रोड्यूसिंग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को इंट्रोड्यूस करने का हमारे पास क्या रीजन था? क्यों इंट्रोड्यूस किया गवर्नमेंट ने? तो पहला रीजन था पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। कुछ इंडस्ट्रीज को छोड़ करके, एक्सेप्ट फ्यू इंडस्ट्रीज, जितने भी इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर्स में थे वो लॉस बेयर कर रहे थे। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम क्या करते हैं, इन सारे इंडस्ट्रीज को छोड़ ही देते हैं फिर, राइट। दूसरा क्या रीजन था? फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इसका रीजन समझिए क्या था। BOP तो आप सब समझते ही हैं,
बीओपी हमारा किस में था? डेफिसिट में था। बीओपी किस में था? डेफिसिट में। क्या होता है बीओपी? अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो रेसिडेंट जो है हमारे कंट्री का और जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है, इनके बीच में जो भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होगा, उसी ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड को हम बीओपी कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ओवरऑल क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक्सपोर्ट करते तो हमारे पास पैसा आता है, इंपोर्ट करते तो पैसा जाता है। तो हमारा क्या था? एक्सपोर्ट जो है वो कम था और इंपोर्ट क्या था? ज्यादा था। इसका मतलब बीओपी किस में था? डेफिसिट में था। अब मुझे एक बात बताइए, आप जब फॉरेन कंट्री से ट्रेड करते हैं तो पेमेंट किस करेंसी में करते हैं? इंडियन करेंसी में या फॉरेन करेंसी में? फॉरेन करेंसी में पेमेंट करते हैं। तो आपके पास एक्सपोर्ट से फॉर एग्जांपल मान लीजिए $10 मिलियन आपके पास आया, ठीक है, और इंपोर्ट जो कर रहे हैं वो आप $12 मिलियन इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो $2 मिलियन जो है एक्स्ट्रा जो आप पेमेंट कर रहे हैं वो कहां से कर रहे हैं? आपके पास फॉरेन करेंसी आया 10 मिलियन, पेमेंट 12 मिलियन कर रहे, तो $2 मिलियन जो है एक्स्ट्रा आप कहां से करेंगे? क्या आपके पास राइट है डॉलर को प्रिंट करने का? नहीं। तो ये डॉलर किसके पास होता है? रिजर्व में होता है, आरबीआई के रिजर्व में। तो आरबीआई क्या करेगा? अपने रिजर्व से ये डॉलर निकालेगा और उस पर्टिकुलर कंट्री को क्या करेगा? पेमेंट करेगा। तो बीओपी एवरी ईयर डेफिसिट में जा रहा था, एवरी ईयर गवर्नमेंट का रिजर्व खाली होता जा रहा था, और खाली होते होते उनके पास ओनली 2 वीक के लिए इंपोर्ट करने के लिए पैसे बचे थे। ओनली 2 वीक। वो भी खत्म हो जाएगा, फिर तो आप इंपोर्ट ही नहीं कर पाओगे, फिर पेट्रोल कैसे खरीदोगे? समझ में आ रही बात? तो गवर्नमेंट को दिखा कि ये हालत खराब है, ठीक है, तो उन्होंने कहा नहीं भाई कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। दूसरा रीजन था, ये तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बता दिया मैंने आपको। तीसरा रीजन था राइज इन इन्फ्लेशनरी प्रेशर। राइज इन इन्फ्लेशनरी प्रेशर का मतलब ये है कि बहुत सारे जो एसेंशियल प्रोडक्ट है, जो हमारे लिए जरूरी है, उसके प्राइसेस इंक्रीज होते जा रहे थे, जिसके वजह से इकोनॉमी में क्या हो रहा था? इन्फ्लेशन। चौथा रीजन था ह्यूज बर्डन ऑफ डेट। गवर्नमेंट लोन पे लोन लेते जा रहे थे, इवन इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, तो इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए भी न्यू लोन ले रहे थे, ठीक है। तो गवर्नमेंट का डेट बर्डन भी इंक्रीज हो रहा था। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट का मतलब यहां पर यह है कि गवर्नमेंट के पास जो रिवेन्यू आता था, किससे? टैक्स से। मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है? टैक्स है। उस रेवेन्यू को ढंग से वो मैनेज भी नहीं कर पा रहे थे। तो ड्यू टू दीज रीजंस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करना पड़ा। और ये जो क्वेश्चन है ये 4 या 6 नंबर का आपके पेपर में आता है, और बहुत सिंपल तरीके से आता है कि व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। समझ में आ रही बात? क्लियर है यहां तक? ये तो रीजंस पढ़ा हमने। अब उसके बाद क्या है, जब लोन मिल गया तो ऑब्वियस सी बात है अब गवर्नमेंट को चेंज करना पड़ेगा। तो जो मैंने भी क्या बोला, जो कंडीशन रखा था आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने, क्या कंडीशन रखा था? कि लाइसेंसिंग जो आपने इंट्रोड्यूस किया है उसको क्या कीजिए? खत्म कीजिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो भी रेस्ट्रिक्शंस थे, किस पे रेस्ट्रिक्शंस थे? ऑन एंट्री एंड ग्रोथ ऑफ द फर्म, उन सारे रेस्ट्रिक्शंस को क्या करना? रिमूव करना। उसी को हम क्या कहते हैं? लिबरलाइजेशन कहते हैं। समझ में आ रही बात? व्हाट इज लिबरलाइजेशन? Liberalization was introduced to put an end to these restrictions and open various sectors of the economy. In other words, it refers to removal of restrictions on entry and growth of the firm. ये जो restrictions है ना, ये 2 तरीके का होता है। एक आपका आर्टिफिशियल होता है और दूसरा आपका होता है नेचुरल। क्या होता है आर्टिफिशियल? आर्टिफिशियल रेस्ट्रिक्शन मतलब लाइसेंसिंग हो गया, ठीक है, पेटेंट राइट हो गया,
या आपका क्या कह रहा है, कमेंसमेंट ऑफ चलो एटसेट्रा यही लिख देता हूं, लाइसेंसिंग, पेटेंट राइट, ये सब आपका आर्टिफिशियल रेस्ट्रिक्शंस है। नेचुरल रेस्ट्रिक्शंस का मतलब जब भी आप कोई बिजनेस खोलना चाहते हैं, ऑलरेडी इतना ज़्यादा कैपिटल रिक्वायर्ड है कि वो जनरल लोगों के पास हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल रेलवे, अगर मान लो कोई रेलवे को टेक ओवर करना चाहता है तो रेलवे के लिए इतना कैपिटल की रिक्वायरमेंट है कि अच्छे अच्छों की ना हालत खराब हो जाएगी। तो वो है नेचुरल बैरियर्स। तो इसको तो हटाओ, गवर्नमेंट ने ये बैरियर्स क्या कर दिए, रिमूव कर दिए। इसी बैरियर्स को रिमूव करना क्या कहते हैं, लिबरलाइजेशन, मतलब लिबरल कर दिया। अब आप कोई भी मार्केट में एंट्री इजीली ले सकता है, राइट। लिबरलाइजेशन से 5 सेक्टर्स में रिफॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ था। कितने सेक्टर्स, 5। फर्स्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, दूसरा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, तीसरा टैक्स रिफॉर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स एंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स, राइट। इंडस्ट्रियल सेक्टर्स रिफॉर्म्स में गवर्नमेंट ने क्या किया, पहला तो आपका डेफिनेशन में ही जो है इंडिकेट कर रहा है, एबॉलिशन ऑफ लाइसेंसिंग सिस्टम। कुछ इंडस्ट्रीज को छोड़कर, कौन कौन से इंडस्ट्रीज, जैसे कि आपका एल्कोहल हो गया, सिगरेट हो गया, हजार्डस केमिकल हो गया, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, इनको, इन सबको छोड़ करके बाकी पर लाइसेंसिंग हटा दिया। ऐसे प्रोडक्ट जो कि सेंसिटिव नेचर का है, ठीक है, उस पे उन्होंने लाइसेंसिंग सिस्टम रखा और बाकी उन्होंने बोला कि जिसको जब भी स्टार्ट करना है आप कर सकते हैं। तो पहला ये था। दूसरा था जो मैंने अभी बताया आपको, कंडीशन ही गवर्नमेंट, आईएमएफ ने बोला था कि आप अपने रोल को रिड्यूस कीजिए, रिडक्शन इन रोल ऑफ पीएसयूज। कितने इंडस्ट्रीज थे पीएसयूज में बिफोर 1991? 17 इंडस्ट्रीज है ना। अब जाकर के ओनली हमारे पास कितने इंडस्ट्रीज है, 3, ठीक है। तो एटॉमिक एनर्जी, रेलवे एंड डिफेंस, ये 3 इंडस्ट्रीज हमारे पास है। सो प्राइवेट सेक्टर वाज नॉट अलाउड इन मैनी इंडस्ट्रीज, कंट्रोल्स ऑन प्राइस फिक्सेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलेक्टेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। The only industries which were now reserved for the public sector are a part of atomic energy generation and some core activities in railway transport. जो कि 17 था वो अब कितना हो गया, 3। 17 से 8 हुआ, 8 से 5 हुआ और 5 से कितना हो गया, 3। थर्ड था डी रिजर्वेशन ऑफ एसएसआई। जब मैं अभी ये चैप्टर आपको पढ़ा रहा था, इंट्रो ही दिया था मैंने कि पहले गवर्नमेंट ने एसएसआई को प्रोटेक्ट किया था। क्यों किया था ध्रुव प्रोटेक्ट? यस, क्योंकि वो एलआईटी पर बेस्ड था। और क्या रीजन था, बिग फर्म के साथ कॉम्पीट नहीं कर पाता। लेकिन जब उन्होंने लिबरलाइजेशन इंट्रोड्यूस किया तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी, चाहे वो बड़ा फर्म हो चाहे वो छोटा फर्म। लेकिन एक चीज मैं बता दे रहा हूं, ये जो डी रिजर्व किया ना, तो ऐसा नहीं कि ये इकोनॉमी के लिए सही ही किया है, नहीं। इससे जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं उनको काफी नुकसान हुआ है। आज आपके सोसाइटी में जो जनरल स्टोर्स है उसका जो डिमांड है, उसकी जो सेल है वो कम हो गई है। लोग कहाँ जा रहे हैं, सुपर मार्केट जा रहे हैं, मॉल जा रहे हैं, वहाँ से खरीद रहे हैं। जैसे कि रिलायंस स्टोर हो गया जो पहले बिग बाज़ार के नाम से था, ठीक है। और भी बहुत सारे स्टोर्स हैं क्योंकि वहाँ पर अच्छा खासा ऑफर मिलता है, वो बल्क में अमाउंट खरीदते हैं। तो इनको कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। बट लिबरलाइजेशन में हम इसको पढ़ते हैं, डी रिजर्वेशन ऑफ एसएसआई। उसके बाद फोर्थ मैंने लिखा नहीं है क्योंकि वो पेपर में इतना आता नहीं है, मैं बट बता देता हूँ, 3 तक ही लिखा है। फोर्थ है एमआरटीपी एक्ट। एमआरटीपी एक्ट 1969, इसका फुल फॉर्म है मोनोपोलीज रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। इसका मतलब ये हुआ, जब 2 फर्म आपस में मिलते हैं, अकाउंटिंग लैंग्वेज में उसको कहा जाता है अमलगमेशन। अमलगमेशन, यस। आप इन फ्यूचर अगर आप
कॉरपोरेट अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो वहां पर आपको अमलगमेशन का एक चैप्टर ही मिलेगा। या एक फर्म ने, जैसे वोडाफोन और आइडिया है, ये अमलगमेशन है क्योंकि दो नाम जुड़ गया, वोडाफोन आइडिया। जब एक फर्म दूसरे फर्म को खरीद लेता है वो होता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अमलगमेशन भी दो तरीके से होता है, वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में, उसमें मैं डिटेल से नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो पहले ये करने के लिए गवर्नमेंट से क्या करना पड़ता था, अप्रूवल लेना पड़ता था। मतलब अगर वोडाफोन आइडिया को खरीदना चाहता है तो पहले गवर्नमेंट से अप्रूवल लेता, गवर्नमेंट अप्रूव करती तभी खरीद सकता था वो। अब ऐसा नहीं है। मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, मुझे लगता है सामने वाला जो है उसको मैं खरीद सकता हूं, मैं जाके खरीद लूंगा। देयर इज नो नीड टू टेक अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट, ओनली आई हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो भी अमलगमेशन के रूल्स है, बस। राइट। अब इस MRTP एक्ट को आज के डेट में इसको किस एक्ट के नाम से जानते हैं, कंपटीशन एक्ट के नाम से जानते हैं। क्लियर है। तो ये आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स था 4, एबॉलिशन ऑफ लाइसेंसिंग सिस्टम, रिड्यूसिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, डी रिजर्वेशन ऑफ SSI एंड MRTP एक्ट 1969। उसके बाद सेकेंड सेक्टर हमारा क्या था, फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर्स में क्या है, पहले फाइनेंशियल सेक्टर को कौन रेगुलेट करता है, सेंट्रल बैंक। और इंडिया में सेंट्रल बैंक का नाम क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जितने भी इकोनॉमी है, एवरी इकोनॉमी, चाहे वो US की इकोनॉमी हो, चाहे वो इंग्लैंड की इकोनॉमी कहीं की भी इकोनॉमी हो, उसके फाइनेंशियल सेक्टर्स को सेंट्रल बैंक ही मैनेज करता है, रेगुलेट करता है। तो पहले जो सेंट्रल बैंक है वो एज अ रेगुलेटर रोल प्ले कर रहा था। रेगुलेटर का मतलब यहां पर यह है कि अगर बैंक किसी पर्टिकुलर पर्सन को लोन दे रहा है तो उस पर क्या वो ROI चार्ज करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसके लिए भी RBI से कंसर्न करना पड़ता था। और RBI जब तक अप्रूवल नहीं देगी कि इस बंदे को लोन देना या नहीं देना है, तो वो बैंक लोन नहीं दे सकता है। अगर कोई भी बैंक ब्रांच एक्सपेंड करना चाहता है, नया ब्रांच खोलना चाहता है, तो पहले RBI से अप्रूवल लेगा। अगर उसने दिया तब खोल सकता है, अदरवाइज नहीं खोल सकता। राइट। तो ये था रेगुलेटर, जिसके वजह से बैंकिंग सेक्टर एक लिमिटेड एरिया में ही ऑपरेट कर रहा था। अब इससे नुकसान क्या हो रहा था, समझिए ध्यान से। मैं बिजनेस खोलना चाहता हूं, मेरे पॉकेट में 50 लाख है, लेकिन बिजनेस में 2 करोड़ की रिक्वायरमेंट है। अब बैंक ही नहीं है, मैं लोन ही नहीं ले पाऊंगा तो बिजनेस ही नहीं खोल पाऊंगा। अब जब बिजनेस नहीं खोल पाऊंगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। राइट। तो बैंक का बहुत बड़ा रोल होता है इंडस्ट्रीज को उसमें इंक्रीज करने में। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा कि आप अपने रोल को थोड़ा सा लिबरल कर दीजिए। तो वो रेगुलेटर से उसने क्या कर दिया, फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर का मतलब ये ऐसा नहीं है कि RBI ने बोला भाई ठीक है अब से मेरा कोई रोल नहीं है, आपको जो करना है करो, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने रूल्स इंपोज किए, बट इतना ज़्यादा वो इंटरफेयर नहीं करता था। जिसको लोन देना है दो, जिस ROI पे देना है दो, बट हाँ जो हमारे बेसिक रूल्स है वो आप फुलफिल करेंगे। कैसे बेसिक रूल, जैसे कि अभी रिसेंटली 6 दिसंबर को एक RBI का वो आया था, क्या उन्होंने एक डिसाइड किया था कि रेपो रेट जो है वो हम 25 बेसिस पॉइंट से रिड्यूस करेंगे। हो सकता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में बोर्ड में ये क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि जब भी कोई ऐसा इवेंट होता है तो वो कनेक्ट कर देते हैं। तो RBI ने कहा 25 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट को रिड्यूस कर रहे हैं। अब बहुत सारे ऐसे बैंक थे जिन्होंने क्या किया, इंटरेस्ट रेट कम ही नहीं किया। तो वहां पर फिर RBI आता है कि हमने जब ये बोला कि आपको कम करने के लिए, आप कम क्यों नहीं कर रहे हो। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि उसके रूल्स इंपोज नहीं होंगे, लेकिन वो लिबरल छोड़ देता है तब तक जब तक बैंक ना माने। अगर नहीं मानता है उसके बाद वो आता है फिर। क्लियर है। दूसरा समझिए ध्यान से, अभी मैंने कुछ देर पहले क्या बोला कि इंडस्ट्रियलिस्ट को लोन नहीं मिल पा रहा था, तो वो बिजनेस कैसे स्टार्ट करेगा। अब लोन ना मिलने का रीजन क्या है कि बैंकों के पास भी पैसे रहेगा तभी तो वो लोन देगा। ठीक है। इंडियन बैंक के पास पैसे थे नहीं,
तो उन्होंने फिर इनवाइट किया किसको, प्राइवेट बैंक्स को, इंडियन को भी और फॉरेन बैंक्स को भी। तो सेकंड है हमारा ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक, राइट। उन्होंने प्राइवेट बैंक को भी बोला कि आप भी यहां पर ऑपरेट कर सकते हैं। तो बहुत सारे फॉरेन बैंक्स भी आए और बहुत सारे इंडियन बैंक्स भी आए। फॉरेन बैंक्स जैसे HSBC, ये फॉरेन बैंक है। सिटी बैंक आपका कौन सा बैंक है, फॉरेन बैंक है। फेडरल बैंक आपका कौन सा बैंक है, फॉरेन बैंक है, राइट। इंडियन बैंक में आपका HDFC, ICICI, ये सब आपके इंडियन बैंक्स, ये सब आना स्टार्ट हो गया। ये सब 1991 के बाद ही आया है, ठीक है। इंक्रीज इन लिमिट ऑफ FII। FII का मतलब क्या होता है, क्या फुल फॉर्म है इसका, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या इन्वेस्टमेंट। इसका ऑल्टरनेटिव नेम क्या है पता है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। FII का ऑल्टरनेटिव नेम जो है वो क्या है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। किसको कहते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, व्हेन यू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, या बैंकिंग सेक्टर्स, बैंकिंग के इक्विटी वगैरह परचेज करते हैं तो उसको हम FII या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। या आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, अरे बात समझ में। तो पहले लिमिट क्या था, 40% था, मैक्स टू मैक्स 49%, उससे ज्यादा नहीं। ऐसा क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट ने देखा कि अगर फॉरेनर्स 49% से ज्यादा इन्वेस्ट करता है तो उसका फिर वहां पर इंटरफेरेंस स्टार्ट हो जाएगा। आप दो पार्टनर हैं, ठीक है, दोनों पार्टनर का 50-50% पैसा लगा हुआ है, तो दोनों का इक्वल राइट होगा डिसीजन लेने में, दोनों इंटरफेयर कर सकते थे। इसीलिए इंटरफेरेंस को कम करने के लिए उन्होंने शेयर्स कम रखे थे। सरकार को पैसे की जरूरत थी, उन्होंने लिमिट को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, जो कि कितने परसेंट कर दिया, 74%, राइट। ईज इन एक्सपेंशन प्रोसेस, अगर कोई भी न्यू ब्रांच ओपन करना है तो कुछ कंडीशंस है, उसको फुलफिल करने के बाद आप ओपन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 रिफॉर्म्स किस में आया, फाइनेंशियल सेक्टर्स में भी आया। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, चेंज इन रोल ऑफ RBI, रेगुलेटर से फैसिलिटेटर, ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक्स, इंक्रीज इन लिमिट ऑफ FII और ईज इन एक्सपेंशन प्रोसेस। ये आपका फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स है। उसके बाद आपका टैक्स रिफॉर्म्स। टैक्स रिफॉर्म्स की बात करें तो इतना ज़्यादा इफेक्टिव था नहीं, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं। भले ही इंट्रोड्यूस किया टैक्स, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म बहुत इफेक्टिव था। जब से लिबरलाइजेशन आया था, जितने भी ये जो कोक है आपका कंपनी, ये जो टोयोटा कार की कंपनी आप सब जानते ही होंगे, ठीक है, ये सब 1995 में मैकडी, ठीक है, 1995 के बाद सब इंडिया में आना स्टार्ट हो गया ड्यू टू लिबरलाइजेशन। इवन ग्लोबलाइजेशन का भी रोल है उसमें, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो टैक्स रिफॉर्म, जिस तरीके से इंडस्ट्रियल सेक्टर्स रिफॉर्म इफेक्टिव रहा था, टैक्स रिफॉर्म्स इतना इफेक्टिव नहीं रहा था। फिर भी हम इसलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि उन्होंने चेंजेस किए थे। क्या चेंजेस किया था, पहले टैक्स रेट इतना हाई था कि टैक्स इवेशन वाज नेशनल हॉबी ऑफ पीपल। टैक्स इवेशन का मतलब होता है टैक्स का चोरी करना। दिस वॉज नेशनल हॉबी, हर कोई टैक्स का चोरी करता था, राइट। क्यों, क्योंकि इतना रेट हाई था कि वो डिस्क्लोज करने से डरता था अपने इनकम को, और सरकार को भी पता था कि लोग डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। बट उस समय हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी इतनी, पैन कार्ड पहले की तरह नहीं था। आज क्या है, पैन कार्ड क्यों आपका बैंक में लेते हैं, क्यों 49-50,000 से ज्यादा के ट्रांजेक्शन में पैन कार्ड लगता है, ताकि ऐसा कोई बड़ा ट्रांजेक्शन हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वो पैन नंबर यूनिक नंबर होता है, वहां पर आपका सारा ट्रांजेक्शन आ जाएगा। इसीलिए वो पैन कार्ड लगाते। बिना पैन का तो अब बैंक अकाउंट ओपन ही नहीं होता है, पहले था नहीं ये सब। तो सरकार ने देखा कि एक काम करते हैं, टैक्स रेट जब कम कर देंगे तो लोगों को टैक्स बर्डन कम होगा, जब टैक्स बर्डन कम होगा तो वो अपने आप इनकम को डिस्क्लोज करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट टैक्स को रिड्यूस कर दिया, रिडक्शन इन डायरेक्ट टैक्स।
Since 1991 there has been a continuous reduction in the taxes individual incomes, as it was felt that high rates of income tax were an important reason for tax evasion. It is now widely accepted that moderate rates of income tax encourage savings and voluntary disclosure of income. The rate of corporation tax, which was very high earlier, has been gradually reduced. Corporation tax किसको कहते हैं? वंश किसको कहते हैं कॉर्पोरेशन टैक्स? क्या यार तुम लोग 12th फाइनल में आने वाले हो, 1 महीने बाद बोर्ड है, ये बेसिक चीज़ें नहीं पता। कंपनी टैक्स को बोलते हैं यार, जो कंपनी प्रॉफिट पे टैक्स पे करती है उसको कॉर्पोरेशन टैक्स पे करते हैं, ठीक है। तो कंपनी जब प्रॉफिट अर्न कर रही थी तो वो भी टैक्स रेट इतना हाई था कि वो भी सीए से कहता था एक काम करो, प्रॉफिट को कम करो, खर्चा ज़्यादा दिखाओ, वो तो आज भी हो रहा है, बट पहले बहुत ज़्यादा होता था। अरे बात समझ में? तो इसीलिए टैक्स को उसने रिड्यूस किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू आए। दूसरा, रिफॉर्म्स इन इनडायरेक्ट टैक्स, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा था ज़्यादा इसका। इसका मेन रिफॉर्म्स जो आया था वो कब आया था? जीएसटी। इसीलिए आपके सिलेबस में जीएसटी आता है, क्योंकि जीएसटी भी इनडायरेक्ट टैक्स का क्या है? रिफॉर्म्स है। कितने टैक्स का कॉम्बिनेशन है जीएसटी? बहुत सारे। कितने? जीएसटी 17 इनडायरेक्ट टैक्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, और 23 सेस है। सेस का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ाया था आप लोगों को, उसमें मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि जो एजुकेशन पर एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट है वो 6% है ऑफ जीडीपी, बट एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट कर रही है वो 4% कर रही है, तो अभी भी 2% कम है। तो उसके लिए सरकार ने क्या किया? 2% उन्होंने सेस लगा दिया, किस पे? यूनियन टैक्स पर। मतलब जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं, मान लीजिए 10,000 रुपए किसी पर्सन ने टैक्स पे किया, तो प्लस 10,000 का 2% 200 रुपए वो और पे करेगा। ये 200 रुपए सीधा कहां जाएगा? एजुकेशन पर खर्च होगा। इसको कहते हैं सेस। उसी तरह एग्रीकल्चर पे भी सेस लगता है। अगर आप डायरेक्ट टैक्स पे करेंगे ना, आप अपने इनकम पर टैक्स पे करेंगे तो 1% जाता है एग्रीकल्चर पर और 2% जाता है एजुकेशन पर, 3% सेस पे करते हैं हम, राइट। तो 23 सेसेस और 17 इनडायरेक्ट टैक्स को कंबाइन करके क्या बनाया गया? जीएसटी बनाया गया। अभी भी कुछ प्रोडक्ट पे जीएसटी अप्लाइड नहीं है, जैसे पेट्रोल पे नहीं है, अल्कोहल पे नहीं है, ठीक है, उस पे वैट चार्ज होता है, वैल्यू एडेड टैक्स, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इसी जीएसटी ना होने की वजह से अलग अलग स्टेट्स में अल्कोहल परचेज करो या पेट्रोल परचेज करो, प्राइस अलग अलग मिलता है, ठीक है। सिगरेट में ऐसा नहीं है, आप दिल्ली में या यूपी में या कहीं भी सिगरेट परचेज करेंगे सेम प्राइस पर मिलेगा, क्योंकि उस पर गवर्नमेंट ने क्या लगाया है? जीएसटी लगाया है। बट पेट्रोल और अल्कोहल पे गवर्नमेंट ने क्या लगाया है? वैट लगाया है, इसीलिए वो अलग अलग प्राइस पर मिल रहा है। ये जो जीएसटी ये कंजम्पशन बेस्ड स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि जीएसटी वहां लगता है जहां पर गुड्स कंज्यूम होता है। मान लीजिए दिल्ली में गुड्स प्रोड्यूस किया, कंज्यूम हो रहा है यूपी में, तो जीएसटी कहां चार्ज होगा? यूपी में। इसको कहा जाता है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। दो स्टेट के बीच के ट्रांजैक्शन को क्या कहते हैं? इंटर स्टेट। आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा, इस पे आईजीएसटी चार्ज होता है। और अगर दिल्ली में ही बना और दिल्ली में ही कंज्यूम हो गया, इसको कहते हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, राइट। तो इस पे 9% आपका हाफ जाता है सीजीएसटी और हाफ जाता है एसजीएसटी। आ रही बात समझ में? ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जीएसटी को एक्सप्लेन करने के लिए आता है पेपर में। इस पे जीएसटी के फीचर्स क्या है? एक कंजम्पशन बेस्ड स्ट्रक्चर है,
इनपुट क्रेडिट सिस्टम है। इनपुट क्रेडिट सिस्टम पता है आप लोगों को? क्या नाम है? युवराज यादव। इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम पता है? पहले क्या होता था कि ये मान लो ये पेन है, मैं इस पेन को मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, समझिएगा ध्यान से। तो मैंने इसका रॉ मटेरियल खरीदा है ना, तो जब रॉ मटेरियल खरीद रहा हूं तो इस पे मैं गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा हूं, ठीक है। और जब मैं इसको बेचूंगा तो मैं पब्लिक से टैक्स लूंगा, क्लियर है? ये भी गवर्नमेंट को पे करूंगा मैं। और जो इनपुट पे टैक्स पे किया उसको क्लेम करूंगा मैं कि भाई ये मुझे वापस करो। क्लेम अब भी होता है, लेकिन अब सिस्टम क्या हो गया है कि मैंने अगर इस पेन पे 10 रुपये टैक्स पे किया है और मैंने कंज्यूमर से 12 रुपये टैक्स लिया है, तो मैं 10 रुपये रख लूंगा, 2 रुपये किसको दे दूंगा मैं? गवर्नमेंट को। वो क्लेम, मतलब क्लेम अब भी करते हैं बट बहुत इजीली, पहले एनुअली होता था, अब इजीली क्लेम हो जाता है मंथ के एंड में ही। तो इसको कहा जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम। इसीलिए कई बार आप जाते होंगे शॉप्स वगैरह कुछ खरीदने के लिए, मतलब महंगी चीजें, तो वो पूछता है कि जीएसटी है आपका, राइट, ताकि आप वो दे दे, उस टैक्स क्लेम करके आपका जीएसटी सेव हो जाएगा। तो ये ओवरऑल जीएसटी के फीचर्स हैं। 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ था बट अप्लाई हुआ था 2017 में। जीएसटी एक्ट कौन होता है? 16 होता है, बट एप्लीकेबल कब था? 17 में। तो ये ओवरऑल है। अब उसके बाद मैंने आपको 3 रिफॉर्म्स बता दिया, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स और टैक्स रिफॉर्म। नाउ फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स क्यों इंट्रोड्यूस किया था? पता है इसके पीछे क्या, क्यों गवर्नमेंट को लगा कि फॉरेन एक्सचेंज में भी रिफॉर्म्स लाना है? टैक्स में इसलिए रिफॉर्म्स लाना है क्योंकि गवर्नमेंट की रेवेन्यू आ नहीं रही थी, तो गवर्नमेंट ने बोला भाई टैक्स को भी कम करो, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में इसलिए उन्होंने इंट्रोड्यूस किया क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा ग्रोथ नहीं हो रहा था, वो भी अग्री करता हूं मैं, ठीक है। फाइनेंशियल सेक्टर में इसलिए उन्होंने इंट्रोड्यूस किया क्योंकि हमारे पास इतने पैसे ही नहीं थे, इकोनॉमी में पैसे की जरूरत थी, वो भी ठीक है। बट व्हाई फॉरेन एक्सचेंज, बता सकते हैं? क्योंकि हमारा बीओपी किस में जा रहा था? डेफिसिट में जा रहा था। तो इसको इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में भी क्या किया? फॉरेन एक्सचेंज में भी क्या किया? रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किया, जिसमें से सबसे फर्स्ट था हमारा क्या? डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी को डीवैल्यूएशन इसलिए क्या, ध्यान से समझिएगा कि फॉर एग्जांपल $1 50 रुपीज का है, तो गवर्नमेंट ने बोला भाई $1 का वैल्यू अब 55 का होगा। मतलब फॉरेनर्स पहले $1 में इंडिया से 50 रुपए का गुड्स परचेज कर रहा था, अब सेम डॉलर पे करके वो 55 रुपीज का गुड्स खरीदेगा। तो फॉरेनर फायदे में या नुकसान में है? फायदे में। तो इंडियन गुड्स चीपर हो गया, और जब इंडियन गुड्स चीपर होगा तो वो ज्यादा से ज्यादा इंडिया से खरीदेंगे, तो इंडिया का एक्सपोर्ट क्या होगा? इंक्रीज। एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा तो इनफ्लो होगा किसका? फॉरेन करेंसी का। याद कीजिए हमने पढ़ा था कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पूरा डिक्लाइन हो गया था, वो धीरे 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 क्या होगा? इंक्रीज होगा। इसी वजह से गवर्नमेंट ने डीवैल्यूएशन किया। समझ में आ रही बात? ताकि बीओपी इंप्रूव हो सके। पहले हमारे कंट्री में वो पढ़ा है, फॉरेन एक्सचेंज पढ़ा है ना सबने? 2 मेथड पढ़ा, वैसे तो 3 मेथड है। पहले फिक्स एक्सचेंज रेट चलता था, जिसमें गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि हम क्या रख रहे हैं। 1991 के बाद मार्केट डिटर्मिनेशन पे डिसीजन लेना स्टार्ट हो गया कि अब जो फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जिसको हम कौन सा सिस्टम कहते हैं? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, राइट? क्या कहते हैं? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। कि अब हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे? डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग। पता है क्यों? ये भी क्यों किया गवर्नमेंट ने? इसके पीछे पहले जो है ना, फिक्स एक्सचेंज रेट में
अपने रेट को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत ह्यूज अमाउंट में रिजर्व रखना पड़ता था। इससे जरूरत नहीं है रिजर्व रखने की, इस वजह से गवर्नमेंट ने किया, राइट? क्योंकि डिमांड सप्लाई पे हो रहा है। पहले आपके पास डॉलर नहीं है तो आप बढ़ाएंगे, डिमांड खरीदेंगे, सॉरी डॉलर को परचेज करेंगे, ठीक है? तो उस कंडीशन में दूसरा कंट्री भी आपको जो है, आप दूसरे कंट्री से जितना डॉलर आप परचेज करोगे डिमांड उतनी बढ़ेगी आपके पास, तो प्राइसेस बढ़ते जाएंगे आपका, ठीक है? अब क्या होता है, ऑटोमेटिकली स्टेबलाइजर है। अब क्या होगा, मान लीजिए डॉलर का रेट बढ़ गया, आप सोच रहे हैं यार अब तो महंगा हो गया, आपने क्या किया, बायकॉट कर दिया फॉरेन वो कमोडिटीज को, तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। बट पहले बढ़ गया तो बढ़ ही गया, कम होने वाला पंगा नहीं था पहले। समझ में आ रही बात? ये थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल गया। उसके बाद लास्ट है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। मुझे लगता है कि चिल्ला मैं रहा हूं, थक तुम लोग रहे हो। इंडियन इकोनॉमी का यही तो है, ठीक है? सबसे लगता है कि क्या ये बोरिंग सा है, ठीक है, लेकिन यही ऐसा चैप्टर है जो स्कोरिंग भी है। क्यों? क्योंकि आप कुछ भी रिलेटेड लिखते हैं तो 4 में से एटलीस्ट 2 या 1 मिल जाता है, मैक्रो में तो वो भी नहीं मिलेगा। और किसी को अगर अच्छे मार्क्स भाई 80 आउट ऑफ 80 लाना है तो जितना इंपॉर्टेंस आप मैक्रो को दे रहे हैं उतना ही इंपॉर्टेंस आपको इंडियन को भी देना पड़ेगा। और कुछ खास नहीं, मैक्रो से तो बहुत ईजी है। मैक्सिमम बच्चे का मार्क्स किस में, मैक्रो में ही कटता है, क्योंकि वो टेक्निकल है, ठीक है? तो थोड़ा मन लगा करके पढ़िए। हाँ जी बताइए, क्या बताना है? अगर मैं न्यू इकोनॉमिक इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो सिर्फ इतना लिखना है कि गवर्नमेंट ने मार्केट पर अब बेस कर दिया कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होगा, सिंपल। इसके पीछे कोई लॉजिक, कोई रीजन लिखने की जरूरत नहीं है। सीधा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि फॉरेन एक्सचेंज रेट अब किसके बेसिस पर होगा, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर, राइट? लास्ट है हमारा ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। यहां जो ट्रेड की बात हो रही है ना, ये इंटरनेशनल ट्रेड की बात हो रही है, और जो यहां इन्वेस्टमेंट की भी बात हो रही है ये भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, नॉट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, ये याद रखिएगा। और अभी मैंने पढ़ाया था आपको, जब मैं ये चैप्टर स्टार्ट कर रहा था तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के बारे में बताया था। क्या बताया था? कि गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या किया मिस्टर तन्मय? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या किया गवर्नमेंट ने? क्या बात है यार, क्या बात है, क्या किया था भाई? बिल्कुल, टैरिफ को इंक्रीज किया था। और क्या किया था? कोटा लगाया था, जिसके वजह से इंपोर्ट कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट हो रहा था। अब हम जब लिबरलाइजेशन पढ़ रहे तो इसका साफ मतलब है रेस्ट्रिक्शंस को क्या करना, हटाना। तो उन्होंने क्या किया, डिसमेंटलिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस, या इसके जगह आप सीधा लिख सकते हो कि एबोलिशन ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन, हटा दिया, कोटा हटा दिया, कुछ इंडस्ट्री को, कुछ प्रोडक्ट को छोड़ करके, राइट? अब जितना इंपोर्ट करना है आप कीजिए, कोई क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। रिडक्शन ऑफ टैरिफ रेट्स, मैंने आपको पहले भी ये चैप्टर पढ़ाया, एक स्टोरी बताया था मैंने आपको, बदमाश एंड कंपनी वाला, है ना? पहले 5,000 का अगर मान लीजिए एक शूज है तो उस पर 5,000 का टैक्स भी है। आज जो आप ब्रांडेड शूज, इंपोर्टेंट शूज पहन रहे हैं ना, 2,500-3,000 हज़ार में ऑनलाइन मिल जा रहा है, पहले नहीं था ऐसा। तो मतलब 10,000 का पड़ रहा था आपको, और अब कितना उस पर 500 रुपये, सीधे 4,500 रुपये सस्ता हो गया। मतलब टैरिफ रेट रिड्यूस करके कितना कर दिया, 10% नॉर्मल गुड्स पर।
और जो लग्जरी आइटम्स है जैसे कार हो गया, लग्जरी बाइक्स हो गया, उस पर तो टैरिफ रेट 30, 40, 50% डिपेंड करता है, राइट। तो 10% कर दिया उन्होंने ताकि फॉरेन कमोडिटीज़ यहाँ सस्ती हो जाए। और ऐसा इसलिए किया क्योंकि जब फॉरेन गुड्स यहाँ यूज करेंगे ना, अच्छा एक सुनो, यहाँ पर हमारा नुकसान भी है। आप कहेंगे सर गवर्नमेंट तो यहाँ पागल है और इंपोर्ट को सस्ता कर रहे हैं तो हमारा डोमेस्टिक प्रोड्यूसर जो है वो कैसे आगे बढ़ेगा। लेकिन आप ये तो देखो, क्या हमारे पास मशीनें थी? नहीं थी। तो जब आप मशीन को इंपोर्ट करोगे वो भी तो आपको सस्ता पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने किया ताकि जो टेक्नोलॉजी हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो हमें चीप रेट पे मिले। यहां पर ये मोटिव था गवर्नमेंट का, राइट। इंपोर्ट एंड क्वांटिटी ये तो मैंने बता दिया। रिडक्शन, हाँ, एक्सपोर्ट ड्यूटीज हैव बीन रिमूव टू इंक्रीज द कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ इंडियन गुड्स इन द इंटरनेशनल मार्केट। यहां एक्सपोर्ट भी होगा और इंपोर्ट भी होगा, ठीक है। एक्सपोर्ट ड्यूटीज को भी रिमूव कर दिया। एक्सपोर्ट ड्यूटीज को इसलिए रिमूव कर दिया, ये भी सुन लो, 500 का प्रोडक्ट है, हमारे गवर्नमेंट ने 500 रुपए ही एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दिया, तो फॉरेन में जाके कितने का बिकेगा? 1000 का। गवर्नमेंट बोला भाई अब 100 रुपए एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगा फॉर एग्जाम्पल, अब कितने का बिकेगा? 600 का। तो जितना बाहर सस्ता बिकेगा तो हम उतना ही कॉम्पीट करेंगे दूसरे इकोनॉमी को। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ड्यूटी कम कर दिया ताकि हमारा गुड्स इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट कर पाए। और इंपोर्ट ड्यूटी को इसलिए रिड्यूस कर दिया ताकि हम टेक्नोलॉजी जो है, मशीन्स वगैरह चीप रेट पे खरीद पाए। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग प्रोसीजर फॉर इंपोर्ट्स। पहले इंपोर्ट्स के लिए बहुत प्रोसीजर्स थे लाइसेंसिंग के लिए, अब तो कई चीज़ों के लाइसेंसिंग, इंपोर्ट्स के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। और कुछ चीज़ें हैं जो नॉर्मल, तो उसके लिए गवर्नमेंट ईजिली लाइसेंस प्रोड्यूस कर देती है। पहले की तरह डिफिकल्ट नहीं था इतना। तो ये था आपका ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म। अब सुनिए ध्यान से, अब इसमें इतना पढ़ाया ना आपको, अब क्वेश्चन आया है, अब मुझे आप लोग आंसर देना कि ग्लोबलाइजेशन इज एन आउटकम ऑफ लिबरलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन इज एन आउटकम ऑफ लिबरलाइजेशन, क्या लिखोगे इसमें? अच्छा, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटिंग नेशनल इकोनॉमी विद द इंटरनेशनल इकोनॉमी, राइट। तो ये कह रहा है कि लिबरलाइजेशन का आउटकम है बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स, ठीक है। इसी के वजह से इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ा है, जिसके वजह से ग्लोबलाइजेशन हमारे इकोनॉमी में आया है। तो आप ये रीजन्स लिखेंगे। बाकी आप लाइसेंसिंग वगैरह भी लिख सकते हैं कि लाइसेंसिंग सिस्टम गवर्नमेंट ने हटा दिया था, राइट। क्वेश्चन टॉपिक यही है, बट इंडियन इकोनॉमी में डिफिकल्ट टास्क यही है कि क्वेश्चंस पूछने का तरीका अलग है। ये कोई 9th-10th की सोशल साइंस नहीं है कि आपने पढ़ा और पेपर में आ गया कि व्हाट आर द रीजंस फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, हाउ अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी रिड्यूस, हाउ कैन अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस, ऐसा नहीं आता है। यहाँ पर क्वेश्चंस हमेशा एक पैराग्राफ में करके घुमा करके पूछेगा। हाँ जी, हाँ लिख सकते, उसके बिल्कुल एक्सपोर्ट प्रमोट हुआ है उससे, बिल्कुल लिख सकते। मतलब आप इसके पॉइंट वाइज जितने भी ऐसे रिफॉर्म्स जो कि इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट कर रहा है वो सारे लाइंस लिख सकते हो आप। ये क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूं आया हुआ है, अगर आपके पास सैंपल पेपर है देखिएगा, आपको मिलेगा ये क्वेश्चन, राइट। कितना टाइम हुआ है अभी? 58। चलो आज इतना ही, कल सुन लो। अभी कल मॉर्निंग में 1.5 घंटे की दोबारा क्लास है, 9 से 10:30 चैप्टर फिनिश करेंगे, इसके आंसर्स करेंगे, फिर 3 चैप्टर का एक टेस्ट लूँगा आपका, ठीक है। और थोड़ा ना क्लास में आओ तो थोड़ा एनर्जी लेके आया करो, थक जाते हो 1 घंटे में ही।